नमस्कार, डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज में आज हम प्रश्न नंबर 34 के ऊपर आप सभी से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे बिहारी की काव्य कला पर विचार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने रीतिकाल के नामकरण को लेकर बातचीत कर लिया, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर हमने बात किया, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को लेकर चर्चा कर ली है। अब जब आप रीतिकाल पढ़ते हैं तो इस कालखंड के दो ऐसे प्रमुख कवि हैं जिनकी काव्य कलाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जिसमें बिहारी की काव्य कला पर हम चर्चा करेंगे। आगे हम बातचीत करेंगे घनानंद। जब भी आप किसी भी सिलेबस को देखेंगे तो उसमें बिहारी और घनानंद से प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। कई बार दोनों में तुलना भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे बिहारी की काव्य कला क्या रही है। वो विद्यार्थी जो बिहार राज्य से जुड़े हुए हैं वो विशेष ध्यान रखेंगे, बिहारी किसी राज्य का नाम नहीं बल्कि यहाँ पर बिहारी लाल एक कवि हैं जो कि रीतिकाल से संबंधित है। इस बात को मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि आमतौर पर बीए और एमए की किताबों को चेक करते समय तमाम विद्यार्थी बिहारी लाल के ऊपर न लिखते हुए बिहारी यानी बिहार राज्य के निवासियों की जो भी समस्याएं हैं उसको अपने उत्तर में लिखते हैं। तो वो विद्यार्थी हैं जो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि बिहारी लाल की काव्य कला के बारे में लिखना है। मान लीजिए प्रश्न 125, 200 या 250 शब्दों में आ जाए तो आप कैसे इसको लिखेंगे। इसकी शुरुआत आप करेंगे कोटेशन से, रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन से इसकी शुरुआत करेंगे और वो कोटेशन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को रीतिकाल में कहा और बिहारी के मूल्यांकन के समय उन्होंने इस बात को कहा है। तो इस कथन को ध्यान में रखिए। यहां से जो कथन है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। इसका अर्थ भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रबंध काव्य की तुलना वनस्थली से की गई है। वनस्थली जिसमें अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो स्वतः उत्पन्न होते हैं और अपना उसमें विकास करते हैं, लेकिन मुक्तक की तुलना यहाँ पर की गई गुलदस्ता से। गुलदस्ता को चुना जाता है, जो भी खर पतवार हैं उनको बाहर निकालकर एकदम से जो सौंदर्य को बढ़ाने वाला चीज होता है उसी को गुलदस्ता में रखा जाता है। आपने गुलदस्ता भी देखा होगा, आमतौर पर सम्मान इत्यादि जब किया जाता है तो दिया जाता है। तो यहाँ पर इस समझ के साथ आपको ध्यान में रखना है कि प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य एक विस्तृत वनस्थली है, उसमें विविधता है, लेकिन मुक्तक क्या है, एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, और जब वो कवि बिहारी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये बात को कहते हैं। आगे आप लिखेंगे बिहारी लाल रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। वे अपनी इकलौती रचना बिहारी सतसई के माध्यम से अपनी बहुज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, राजनीति, नीति, इतिहास और लोक चेतना उनकी बहुज्ञता के उदाहरण हैं। आपने तमाम रीतिकालीन कवियों को पढ़ा होगा, लेकिन जब भी बहुज्ञता की बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कवि का नाम आएगा, वो है बिहारी। और ध्यान रखने वाली बात है कि बिहारी ने सैकड़ों रचनाएं नहीं की, बल्कि सिर्फ एक रचना उनकी है, वो है बिहारी सतसई, जिसमें अलग अलग तरीके के दोहों की संख्या को माना गया है। कुछ 713 मानते हैं, कुछ 719 मानते हैं, कुछ 700 मानते हैं, यानी कि 700 से अधिक दोहे हैं बिहारी सतसई में। उसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति परक दोहों को रखा गया है। और यहाँ पर हमने जो भी बताया कि ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, इतिहास, लोक चेतना, सभी के उदाहरण इसमें मिल जाएंगे। यानी कि जो कवि बिहारी हैं वो बहुज्ञता के लिए जाने जाते हैं, उनको एक से अधिक विषय वस्तुओं का ज्ञान था। बिहारी ने अपनी काव्य कला के माध्यम से
गागर में सागर भर दिया। बिहारी के लिए यह भी कहा जाता है तत्सैया के दोहरे नावक के तीर, यह भी पद कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो गागर में सागर भरने का प्रयास कवि बिहारी करते हैं, यानी कि कम शब्दों में अधिक व्यंजित होने वाली बात को कहते हैं। तो ये है इनकी एक काव्य कला। अब उसकी विशेषताओं को हम देखते हैं कि कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो कवि बिहारी को कवि बिहारी लाल बना देती हैं। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि बिहारी का संबंध बिल्कुल बिहार से नहीं है। ये जयपुर के राजा के दरबार में थे, नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, जय सिंह। और वो जब विलासिता में डूबे हुए थे तो इन्होंने उनको पत्र लिखा और लिखकर भिजवाया, और जैसे उन्होंने देखा नहीं पराग नहीं मधुर मधु, तुरंत वो तड़के से उठे और अपने काम काजों में लग गए और कवि बिहारी को अपने पास बुलाए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कविताएं करते हो, इसी तरीके से करते रहो। और बिहारी जब इस तरीके से प्रोत्साहन उनको मिलता है तो फिर ऊहात्मक वर्णन करना शुरू कर देते हैं। बिहारी के लिए एक शब्द यहाँ पर आता है ऊहात्मकता, इनकी रचनाओं में पाई जाती है। ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करते हैं, अन्योक्ति का ज्यादा सहारा लेते हैं, सुक्तिपरक भी बातें हैं। तो ये कुछ शब्दावलियां थी जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। तो विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता यहाँ पर है कि भाषा एवं कल्पना की समाहार शक्ति। समाहार को आप समास शक्ति से भी जोड़ सकते हैं। यानी कवि बिहारी जो कि रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल के समय में जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ये तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए। ठीक है, पूरे रीतिकाल की जो काव्य भाषा रही वो ब्रज भाषा थी। तो उसका प्रयोग करते हुए भी किस तरीके से कवि बिहारी ने भाषा एवं कल्पना की समास शक्ति या समाहार शक्ति को केंद्र में रखा। ठीक है, समास का जो विलोम है आप जानते हैं कि वो व्यास है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्याकरण के दृष्टिकोण से भी अपना ध्यान रखना है। तो भाषा एवं कल्पना की समाहार शक्ति, बिहारी कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करते हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब आप लिखित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भाषा एवं कल्पना की समाहार शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक बिहारी से आप सभी को ये एक तरीके से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कम शब्दों में किस तरीके से हम अधिक से अधिक बातों को कह दें। कम शब्दों में तभी आप अधिक से अधिक बातों को कह सकते हैं जब आप पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर समास शक्ति कहा, तो इससे पता चल जाएगा कि किसी भी बात को संक्षेप में कह देना। तो कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करते हैं बिहारी। उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी साहित्यिक है। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी भाषा चलती हुई, हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। बहुत सारे विद्यार्थी उनको चलती हुई का नहीं पता चलेगा, जो आम बोलचाल की भाषा है उसी का प्रयोग बिहारी ने किया है, लेकिन उसमें साहित्यिकता है। ये खास विशेषता है कवि बिहारी की कि उनकी भाषा सामान्य होते हुए भी साहित्यिक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो ये कथन आप अगर लिखेंगे तो इससे पता चलेगा कि आपने रामचंद्र शुक्ल या बिहारी के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस कवि में, वो कोई भी कवि हो सकता है, जिसमें कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति, यानी कल्पना और भाषा दोनों की समाहार शक्ति पर यहां पर जोर दिया गया है। जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यानी मुक्तक की पहली जो विशेषता है या चुनौती क्या है कि कम शब्दों में अधिक भाव को व्यक्त करना। इंटरव्यू इत्यादि में पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी का मूल्यांकन करते हुए मुक्तक की एक परिभाषा दी, कौन कवि सफल हो सकता है? तो तुरंत आपको अनुराज हिंदी एकेडमी की याद आएगी, और जो हम यहाँ से आप सभी को अपने वाणी के माध्यम से चीजों को बता रहे हैं, आप तुरंत बताएंगे कि कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति यानी समास शक्ति होनी चाहिए, कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कह देना। तो ये क्षमता किसके अंदर ज्यादा थी? बिहारी के अंदर थी। बिहारी ने अपने एक दोहे में नायक नायिका के सभी मनोभावों को प्रस्तुत किया है। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लज्जियात।
भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात। तो इस कथन को यहां पर आप लिखेंगे और इसमें आप देख रहे हैं कि नायक नायिका सभी लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके परिवारिक जन, फिर भी उन्होंने अपने मनोभाव आंगिक प्रयोगों का प्रयोग करते हुए पूरी बातें वहां पर कह दी। तमाम अभी भी आपको इस तरीके के नायक नायिका मिल जाएंगे जो आंखों के इशारों से ही बहुत कुछ कह देते हैं। यहां पर देखिए कहत, कोई कह रहा है, फिर कोई इनकार कर रहा है, नटत, रिझत, उस पर खींच रहा है, ठीक है, रिझ रहा है मतलब कि नहीं इनकार मत करो, खींचत, इसके बाद भी नहीं तो खींच जाना, फिर मिलाप हो जाना, मिल जाना, मिलने के बाद यहां पर देख रहे हैं श्रृंगार रस भी दिखाई दे रहा है, फिर इसके बाद प्रसन्न चित्त हो जाना और फिर शर्मा जाना या फिर लजा जाना। ये एक ही लाइन में ये काम कोई कर सकता है तो वो कवि बिहारी ही कर सकते हैं। जिस गागर में सागर भरने की बात हमने कही, ये पंक्ति उसको पूरा सिद्ध कर देती है। और ये बातें कहां हो रही हैं? भरे भवन में करत हैं नयनन हुई सब बात, अपना बहुत कुछ की गई है। तो यहां पर आप बिहारी की जो भी भाषण कल्पना की संहार शक्ति है, ये उदाहरण आप दे सकते हैं। अगली जो विशेषता इनकी है, चमत्कार एवं बहुज्ञता का प्रदर्शन। वैसे आप देखेंगे तो रीतिकालीन कवि ज्यादातर चमत्कार में विश्वास करते हैं और उसका सहारा वो अलंकार के रूप में लेते हैं। तो आप लिखेंगे कि चमत्कार एवं बहुज्ञता का प्रदर्शन, वैसे तो आचार्य शुक्ल ने केशव को चमत्कारवादी कवि माना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये शब्दावली वही विद्यार्थी प्रस्तुत कर सकते हैं जो ऑलरेडी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़े हों और केशव को भी पढ़े हों बढ़िया से, कि उनका मूल्यांकन करते हुए शुक्ल जी ने क्या कहा है। आप जोड़ रहे हैं चीजों को, ये पंक्ति आपको अन्य नोट्स से अलग करेगी। आप लिखेंगे वैसे तो आचार्य शुक्ल ने केशव को चमत्कारवादी कवि कहा है, लेकिन बिहारी भी कम नहीं थे। उन्होंने अपने दोहों में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, राजनीति, नीति, इतिहास और लोक चेतना उनकी बहुज्ञता के उदाहरण है। यमक का उदाहरण, कनक कनकते सौ गुनी मां दक्ता अधिकाय, वही खाए बौराय ही पाए ही बौराय। ये उदाहरण आप बचपन के दिनों में जब आप 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में रहे होंगे तब से इसको आप पढ़ते आए होंगे। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। लेकिन कई बार हमने देखा है परीक्षाओं में उसमें इतना दबाव होता है कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यमक है कि श्लेष है। आमतौर पर ज्यादा कंफ्यूजन जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपका बौद्धिक विकास होता है, आपके अंदर तमाम तथ्य भरे जाते हैं, तो कंफ्यूजन भी भरता है, वो भी बढ़ता है धीरे धीरे। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों को, छोटे बच्चों को आप सिखाएंगे ए फॉर एप्पल तो याद किए रहते हैं, वो कंफ्यूज नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाए तो ए से आपको बहुत याद है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम ज्यादा पढ़ते हैं तो फिर हमारे अंदर कंफ्यूजन भी आता है। फिर भी आपको ध्यान में रखना कि इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। हमने उन्हीं उदाहरणों को रखा हुआ है जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। जाहिर सी बात है कि कवि बिहारी जिस कालखंड में थे वो उस कालखंड का एक नाम श्रृंगार काल भी रहा है, तो इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप लिखेंगे बिहारी सत्सई मूलतः श्रृंगारी ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण के मनोभावों का श्रृंगारिक वर्णन अद्भुत है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। आप देख रहे हैं ये जो पंक्ति है इसके पहले की पंक्ति से कहीं कहीं जुड़ रही है, मनोभाव उसी टाइप के। यहां पर भी नायक नायिका एक जगह है। ठीक है, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो यहां पर राधा कृष्ण के मनोभावों का श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। इसके पहले राधा कृष्ण को ध्यान में रखते हुए भक्ति प्रधान कविताएं लिखी जा रही थी। पूरा जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसको आप जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि राधा कृष्ण को केंद्र में रखते हुए लिखी गई कविताओं की एक लंबी परंपरा रही है। आप विद्यापति से भी इसको जोड़ सकते हैं और आगे जाएंगे तो जयदेव इत्यादि भी आ जाएंगे। लेकिन
रीतिकाल में आने के बाद राधा कृष्ण को भी श्रृंगारिक वर्णन से जोड़ दिया गया। इसी तरीके से आप राम काव्य पढ़ेंगे तो जिस तरीके से राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, नैतिकता के रूप में, लोक मंगलकारी व्यक्तित्व के रूप में देखते थे, लेकिन धीरे धीरे अंतिम दौर के जितने भी कवि थे वो राम के तिरछे नयन या फिर इन सारी चीजों का श्रृंगारिक वर्णन करना शुरू कर दिए, जो कि उनके असली चरित्र को थोड़ा सा धूमिल कर देते। तो उसकी शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि रीतिकाल धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ऐसे जोड़कर भी आपको देखना है। अगली जो विशेषता है वह है भक्ति एवं नीति परक कविताएं लिखी गई। बिहारी की सतसई में अधिकतर दोहे श्रृंगार में है, लेकिन उन्होंने कुछ पद भक्ति और नीति के भी लिखे हैं। बिहारी ने अपने चातुर्य का प्रदर्शन करके कृष्ण की जगह राधा की भक्ति की है, जो अपनी पूर्ववर्ती परंपरा से अलग है। कवि बिहारी बहुत चालाक थे। उन्होंने ये दिखाया कि वो कृष्ण की अगर भक्ति नहीं भी करते हैं तो भी काम चल जाएगा, केवल राधा की भक्ति करते हैं। कारण ये है कि राधा को देखकर ही कृष्ण का हाव भाव बदल जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और काफी प्रभाव। और जाहिर सी बात है कि ये चीज आज भी देखने को मिलता है। कई बार हमने देखा है कि जब भाई लोग नहीं समझते हैं तो लोग भाभीियों के पास चले जाते हैं, उनसे अप्रोच लगाते हैं, और जब भाभी ने बोल दिया तो भाई की हिम्मत कहाँ है कि वो किसी चीज को मना कर दे। तो ये बिहारी की एक तरीके से चतुरता है, आप देख रहे हैं। तो उन्होंने राधा की भक्ति की और उन्होंने क्या लिखा? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरित द्युति हो। तो इन्होंने राधा, चतुर राधा की तुलना इन्होंने भक्ति की। तो इस पद को भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवी जो विशेषता है प्रकृति चित्रण। वैसे आप देखेंगे कवियों का प्रकृति से काफी जुड़ाव रहा है। ऋतु वर्णन, प्रकृति चित्रण, प्रकृति के सुकुमार कवि, तमाम शब्दावलियों को आपने सुना होगा। कवि बिहारी ने भी अपनी कविताओं में प्रकृति से काफी जुड़ाव रखा है। प्रकृति चित्रण बिहारी ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण करके अनेक मार्मिक दोहे लिखे, ठीक है, जिनसे प्रकृति का चित्र उपस्थित हो जाता है। गर्मी की ऋतु का यह वर्णन देखिए। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। तो परिस्थिति ऐसी है कि गर्मी का समय है और जो जितने भी जंगल में पशु पक्षी हैं सब, जो एक दूसरे के विरोधी भी हैं, एक दूसरे के दुश्मन भी है, फिर भी परिस्थिति के आधार पर एक जगह वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों के पर्यायवाची को आप जरूर ध्यान में रखिए। यहीं से कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके पर्यायवाची शब्दों को आप नोट कर लीजिए, निश्चित तौर पर यहां से सवाल आएंगे। हमारा प्रयास है कि सब्जेक्टिव तौर पर इतिहास तो पढ़ाऊं ही, व्याकरण पर भी हम फोकस करें कि आप समय रहते उनको देख लें। कई बार हम प्रश्न पत्र देखते हैं तो लगता है कि हिंदी व्याकरण नहीं पढ़े थे, लेकिन हिंदी व्याकरण तो आपके रग रग में होना चाहिए। जहां भी देखिए वाक्य विन्यास को ठीक करिए, शब्दों को ठीक लिखिए। अभी जैसे हमने जो पुस्तक लिखी वस्तुनिष्ठ संकलन, उसमें आंसू और उद्गार नाम से मुकुटधर पांडे ने एक रचना लिखी है, ठीक है। मुकुटधर पांडे ने लिखा हुआ है। तो एक विद्यार्थी इंटरनेट पर कहीं से सर्च करके हमको स्क्रीनशॉट भेजे और बोले कि सर हम देख रहे हैं कि आंसू ऐसे लिखा हुआ है, तो किसका सही है, आपका सही है कि किसका? तो पहले नजर में विद्यार्थियों को लगता है कि ये किताब लिखा है इसी का सही होगा, गलत होगा। पता नहीं, अभी विश्वास नहीं हो रहा है, और विश्वास होगा भी कैसे? किसी से आप अगर मिलते हैं तो पहली बार में ही विश्वास नहीं होता है, उसके साथ आपको वक्त बिताना पड़ता है, उसके स्वभाव से आपको परिचित होना पड़ता है, तब विश्वास होता है। तो हमने कहा कि इंटरनेट वाला गलत है, हमारा सही है, ठीक है। अब मैं क्या उनको बोल सकता हूं? तो इस तरीके से विद्यार्थी अपने कंफ्यूजन को दूर भी करते हैं, अच्छा भी लगता है। ये वही सब विद्यार्थी पूछते हैं जो सही मायने में पढ़ते हैं। किताबें तो बहुत लोग खरीदे होंगे, कुछ पीडीएफ के चक्कर में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो तब तक परीक्षा आ जाएगी, इसलिए समय रहते वस्तुनिष्ठ संकलन आप जरूर खरीदिए, उससे दोस्ती कीजिए, पढ़िए। तो व्याकरण आप कोई जरूरी नहीं किताब पढ़िए, आसपास में भी देखते रहे कौन चीज सही लिखा है, कौन चीज गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से। अगली जो विशेषता है
बल्कि 5 विशेषता हमने यहाँ पर रखी हुई है। अब निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहारी की काव्य कला वैविध्यपूर्ण है, विषय वस्तु और शिल्प की दृष्टि से रीतिकाल से प्रभावित होने के बावजूद भिन्न है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसके अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए, उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। ये जो वाक्य है आप देखेंगे कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किसका कथन है या फिर किस कवि के संदर्भ में यह बात कही गई है। तो आपको अब दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा कि शुक्ल जी का कथन है और बिहारी के संदर्भ में। आगे लिखते हैं कि पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। यानी कि जितने भी रीतिकालीन कवि थे वो सबको खुश करने के लिए श्रृंगार परक और हद तक पहुंच के ऊपर जाकर रचनाएं करते थे, लोग बहुत प्रसन्न होते थे। लेकिन यहां पर कहा गया कि जो हृदय के अंतस्थ पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं। मग्न कब? एकदम से खो जाना। तो उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है, उनको अन्य किसी कवि को पढ़ना चाहिए। अगर बिहारी को पढ़ना है तो आप प्रकृति चित्रण ध्यान में रखिए, भक्ति एवं नीति परक उनके पदों को ध्यान में रखिए, श्रृंगार रस की प्रधानता कालखंड के प्रभाव में उन्होंने लिखी रचनाएं लिखी, लेकिन चमत्कार एवं बहुज्ञता का जो उनके पास नॉलेज था, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, राजनीति, नीति, इतिहास और लोक चेतना, वो कवि बिहारी को अलग बनाता है। हालांकि लोगों ने काव्यांग के आधार पर, उनके आचार्यत्व के आधार पर मूल्यांकन करने का प्रयास किया। आगे चलकर बिहारी का मूल्यांकन करके एक पुस्तक आई जिसके बिहारी का नया मूल्यांकन, इस तरीके से एक पुस्तक आई जिसके लेखक रहे बच्चन सिंह। आपको जब भी मौका मिले तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, ठीक है। नए सिरे से बिहारी का मूल्यांकन किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि लिखित परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से तथ्य आपके दिमाग में होने चाहिए उसको हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। परीक्षा में क्वेश्चन को देखकर मॉडिफाई करते हुए अपना आप उत्तर लिखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उसके पहले हमारा यही प्रयास है कि आपके दिमाग में कम से कम बिहारी की काव्य कला की जब भी चर्चा की जाए तो कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।